गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा MDRHR यह यूट्यूब चैनल है, उसके थ्रू हम फंडामेंटल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग यह सीरीज चलाते हैं। आज का वीडियो नंबर 12 है और आज का जो सब्जेक्ट है वो बैंकिंग फैसिलिटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स यानी वरिष्ठ नागरिक के लिए क्या क्या सुविधा है बैंकिंग में, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। कृपया आपके जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स बैंकर्स है यह वीडियो उनको फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी इसका ज्ञान मिले, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन क्या है, क्या एज लिमिट है। तो दो बैंक जो है, तो बैंक में अलग अलग सीनियर सिटीजन के डेफिनेशन है। कुछ बैंक में 58 है, कोई बैंक में 55 है, कोई बैंक में 60 है। महाराष्ट्र में बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स में महाराष्ट्र स्थित सीनियर सिटीजन की एज लिमिट 58 है, 58 है, इसके लिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 58 साल में रिटायर होते हैं। लेकिन बहुत सारे बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिटायरमेंट एज 60 है और सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन भी 60 है। और इनकम टैक्स एक्ट भी 60 साल की जिनकी उम्र हो गई उनको सीनियर सिटीजन समझता है। तो जब हम बैंक में जाते हैं तो उनको पूछ लेना कि भाई सीनियर सिटीजन की क्या डेफिनेशन है। ये इसलिए पूछना ज़रूरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीनियर सिटीजन्स को एडिशनल इंटरेस्ट रेट, ज़्यादा का इंटरेस्ट देने की अनुमति देती है। दो ही क्लास है, एक एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा दे सकती है बैंक, या तो सीनियर सिटीजन्स को दे सकती है। वो कितना देगी ये उस बैंक की पॉलिसी के ऊपर निर्भर है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेता है, वो हिसाब से वो बैंक सीनियर सिटीजन्स के लिए 0.25 0.50 यहाँ तक के नॉर्मली देते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको डिपॉजिट रखना है वहाँ पे पहले इंक्वायरी करना चाहिए कि नॉर्मल इंटरेस्ट रेट क्या है और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या है। जब हम वरिष्ठ नागरिक होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, तो हमें हमारा जो डिपॉजिट है उसकी चिंता रहती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशंस, ये रिजर्व बैंक का ही एक कॉरपोरेशन है, 100% ओन बाय RBI, और वो 5 लाख रुपए तक की डिपॉजिट की गारंटी देती है। अगर हम बहुत बार ऐसा होता है कि घर में हम दोनों रहते हैं, मिस्टर मिसेस रहते हैं, मियाँ बीबी रहते हैं, बच्चे दूसरी तरफ रहते हैं, तो हम 20 लाख तक का डिपॉजिट हम सिक्योर कर सकते हैं। 5 लाख तक का अपने खुद के नाम से, 5 लाख तक का मिसेस के नाम से, दूसरा 5 लाख अपने और बीवी का सेकंड नेम, और दूसरे 5 लाख बीवी का पहला और हस्बैंड का अपना दूसरा नाम। तो AB एंड BA, तो ए हिसाब से 20 लाख तक का जो टोटल डिपॉजिट है विथ इंटरेस्ट वो सिक्योर होता है। तो ये भी हमने ख्याल में रखना चाहिए कि अगर बैंक का कुछ कम ज़्यादा हो गया, मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, तो अगर बैंक का कम ज़्यादा हो गया, लिक्विडेशन में गया, तो भी अगर हमने ऐसा डिपॉजिट रख दिया तो 20 लाख तक का हमारा डिपॉजिट सेफ है, सुरक्षित है। बैंक में दो ही टाइप के डिपॉजिट रहते हैं बेसिकली, अलग अलग नाम देते हो बात अलग है। एक सेविंग बैंक का डिपॉजिट रहता है, एक टर्म डिपॉजिट रहता है। सेविंग बैंक यानी डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में। ऑन डिमांड देना पड़ता है बैंक को। जब आप बैंक में गए, सेविंग बैंक में आपका पैसा है, तो आपको पैसा देने की जिम्मेदारी बैंक की है। तो ये सेविंग बैंक में नॉर्मली इंटरेस्ट रेट कम रहता है। नॉर्मली अभी 2.5, 3.5 ऐसा चलता है। तो इंटरेस्ट रेट कम होता है कि क्योंकि इसमें आप इन्वेस्ट करो ऐसा नहीं है, आपका जो डे टू डे खर्चा आता है वो सेविंग बैंक में से निकलना चाहिए, इसलिए नामी सेविंग्स है और इसमें इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, ध्यान में रखें। दूसरा ऐसा है कि सेविंग बैंक का हमने क्या दूसरा यूज़ होता है, हम स्टैंड इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। यानी कि हमने वो बैंक का लॉकर लिया है तो सालाना रेंट देना पड़ता है, तो हमने लिख के दिया है तो बैंक अपने अकाउंट में डेबिट करके उनका रेंट ले लेगी, हमें चिंता करने का काम नहीं। या तो हमारी LIC पॉलिसी कुछ बाकी बची है 4-5 साल, तो स्टैंड इंस्ट्रक्शन दिया है तो जो भी है मंथली, क्वार्टरली, एनुअल, वो पॉलिसी का प्रीमियम अपने SBI अकाउंट में से डेबिट होके चले जाता है। हमें उतना बैलेंस रखने की हमारी जिम्मेदारी है। वी हैव टू टेक दैट प्रिकॉशन।
ये उतना मिनिमम बैलेंस रखना चाहिए। अच्छा, मिनिमम बैलेंस के बारे में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्लियर कट गाइडलाइंस है। बहुत सारे बैंक तो लेते नहीं है, लेकिन अगर कोई बैंक लेती है और समझो कि मिनिमम बैलेंस उन्होंने बताया कि हमारे बैंक में 2000 का सेविंग बैंक में मिनिमम बैलेंस चाहिए। अगर हमारा बैलेंस 1000 रुपये है तो बैंक को 1 महीने की नोटिस देना पड़ता है और अपने को एक 30 दिन की सहूलत मिलती है कि यह टू इंक्रीज दैट बैलेंस टू 2000, यानी वो जो गैप है मिनिमम बैलेंस की जिसका नीचे का है तो पैसे भरना पड़ता है। अगर हमने जो नोटिस मिले उसके बाद में भी अगर हमने पैसे नहीं भरे तो जो भी मिनिमम बैलेंस के चार्जेस है तो उसका 50% ही लगा सकते हैं, क्योंकि 2000 मिनिमम बैलेंस 1000 हमारा ऑलरेडी है, 50% नहीं है तो जो गैप है उसके लिए प्रोपोर्शनेटली मिनिमम चार्जेस लगाना पड़ता है। दूसरी बात ऐसा है कि कुछ बैंक्स मिनिमम बैलेंस एवरेज बैलेंस भी लेती है, तो बैंक का रूल हमको मालूम चाहिए। वी कैन इंक्वायर विथ ब्रांच मैनेजर, तो वो बता देगा कि मिनिमम बैलेंस क्या है, एवरेज बैलेंस क्या है। तो एवरेज बैलेंस इज बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर, कस्टमर के लिए एवरेज बैलेंस ज़्यादा उपयुक्त है। अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें, टर्म डिपॉजिट जिससे हम बोलते हैं, तो उसमें भी दो टाइप्स के डिपॉजिट्स रहते हैं। एक फिक्स डिपॉजिट जहाँ पर हमें मंथली क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल सकता है। अगर मंथली चाहिए तो थोड़ा डिस्काउंट लगता है, क्वार्टरली चाहिए तो डिस्काउंट नहीं लगता है। फिक्स डिपॉजिट का जो भी इंटरेस्ट रेट है वो इट इज़ सिंपल इंटरेस्ट रेट। बहुत सारी बैंक नंबर ऑफ डेज में डिपॉजिट लाती है आजकल, 555 डेज, 450 डेज, जो भी है, हर एक बैंक में अलग अलग स्कीम है। यह ख्याल में रखिए कि ये जो डेज वाली स्कीम है, कुछ बैंक्स एस्ट्रिक लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, लेकिन वो सिंपल इंटरेस्ट रेट होता है, वो अट्रैक्टिव लगता है इंटरेस्ट रेट, लेकिन आप कंपाउंडिंग के साथ अगर उसकी कंपैरिजन करें तो आपको असलियत मालूम होगी। इसलिए जब इंटरेस्ट रेट का ब्रोशर आप पढ़ते हैं या बैंक में लिखा रहता है, तो वेदर इट इज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपने देखना चाहिए वरिष्ठ नागरिक करके। एक्चुअली रिजर्व बैंक को पेनल्टी भी लगाता है, मिसलीड किया है कस्टमर्स को, गलत तरीके से आपने पेश किया एक आधी स्कीम और रिजर्व बैंक में ख्याल में आ गया तो आरबीआई पेनल्टी भी लगा सकती है। इसलिए हमने हमारे तरफ से एज ए कस्टमर कॉशियस रहना चाहिए। दूसरी रहती है कि जो 3 साल के लिए हमने फिक्स डिपॉजिट रखा तो बीच में हमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए, सो इट इज़ कॉल्ड एज री इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें कंपाउंडिंग होता है, क्वार्टरली इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होता है उसके अंदर। तो वहाँ पर हमें ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी पैसा मिलता है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में मंथली क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है और री इन्वेस्टमेंट में विथ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मैच्योरिटी के बाद हमें मिलता है। कुछ कमर्शियल बैंक्स में रिजर्व बैंक ने परमिशन दी है, सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल स्कीम है, सेविंग स्कीम। तो ये जो स्कीम में भी आप पैसा रख सकते हैं, जो बैंक ने अलाउ किया वो बैंक में। तो मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स में ये सीनियर सिटीजन की जो स्पेशल सेविंग स्कीम है वो अलाउड नहीं है, कमर्शियल बैंक में इट इज़ अलाउड। तो 30 लाख तक आप उसमें रख सकते हैं पैसा। अगर प्री मैच्योर क्लोजर करना है 1 साल के अंदर किया तो कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। 1 से 2 साल तक प्री मैच्योर क्लोजर किया तो 1.5% पेनल्टी है, 2 साल के ऊपर मेरे ख्याल से 1% पेनल्टी। तो वो भी हमने रूल समझ के लेना चाहिए। दूसरी तरफ बहुत सा बार हम कुछ असेट बेचते हैं और फिर री इन्वेस्टमेंट करते हैं हाउसिंग के या फ्लैट के लिए, तो उसके लिए भी कैपिटल गेन स्कीम रहती है बैंक्स में, वो भी कैन अवेल। तीसरा है कि इनकम टैक्स बचाने के लिए जो एग्जम्पशंस है, अगर इनकम टैक्स का एग्जम्पशंस अलाउड है, हर साल इनकम टैक्स का एक्ट चेंज होता है तो टैक्स फेयर स्कीम्स रहती है बैंक में। कोऑपरेटिव सेक्टर में शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक में अलाउड है वो, तो आप तो बैंक में जाके इंक्वायरी कर सकते हैं कि टैक्स के उस स्कीम में क्या 1.5 लाख तक आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये स्पेशल स्कीम्स है। ये स्पेशल स्कीम्स के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने पूछना चाहिए कि उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉन कॉलेबल। नॉन कॉलेबल यानी प्री मैच्योर क्लोजर, ड्यू डेट के पहले पैसा मिलना थोड़ा दिक्कत में आ सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रह सकते हैं, तो हमने पूछना चाहिए क्योंकि इसमें जनरली इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन
उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है कि हमारी जो लिक्विडिटी है, कभी भी पैसा हमारा है, बंद करके ले लो तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे टाइप की जो स्कीम्स है, नॉर्मल स्कीम से परे, तो हमने थोड़ी ज़्यादा इंक्वायरी बैंक में पैसा रखने के पहले, हम जब पैसा रखते हैं बैंक में, तो मोर और लेस और बाय डिफ़ॉल्ट भी मैं बोल सकता हूँ कि हमने एक नाम से रखना नहीं चाहिए। अगर मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ, बैंक में जाता हूँ, कोई मुझे डिपॉज़िट रखना है, तो पहला नाम अगर मेरा रहता रहेगा तो दूसरा मेरे मिसेज़ का रखना ही चाहिए। उसको बोलते हैं आइदर सर्वैव, या तो पहला नाम मिसेज़ का रखो, दूसरा नाम मेरा रखो, तो सेम है। आइदर सर्वाइवर इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ अकाउंट। उसमें अगर दोनों में से किसी की डेथ हो गई तो जो दूसरा बचा है, सर्वाइवर है, उसको पैसे निकालते आते। दिस इज़ फॉर सेविंग बैंक अकाउंट। टर्म डिपॉजिट में भी जो है, तो एज ऑन डेट जो रूल है, तो आइदर सर्वाइवर में अगर डेथ हो गया तो प्री मैच्योर क्लोजर में जो उसके वारिस है, हेयर्स है, तो उनका कंसेंट थोड़ी प्रोसीजर लंबी रहती है, लेकिन ड्यू डेट के बाद अगर एफडीआर लेके सर्वाइवर गया तो उसको इमीडिएटली पैसा मिलता है। दूसरा रहता है फार्मर और सर्वाइवर, दूसरा टाइप का। फार्मर और सर्वाइवर यानी मुझे कुछ पैसा मेरे पोते के नाम से रखने का है, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के नाम से रखने का है, मुझे वो पैसा मेरे लड़का या लड़की को नहीं देने का है। तो फार्मर और सर्वाइवर, मेरा नाम फार्मर रहेगा और सर्वाइवर में मैं मेरे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर का नाम लिख सकता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मुझे पैसा मिलेगा, और मैं जाने के बाद वो पैसा मेरे ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर जिसका भी नाम लिखा है उसको मिलता है। लेकिन मेरे पहले अगर ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर का डेथ हो गया तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि क्योंकि पैसा मेरे ही नाम से है, मैं ही मालिक हूँ। तो ये भी एक टाइप का डिपॉजिट है। दूसरा और एक है जिसको बोलते हैं हम जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट यानी उसका ऑपरेशन भी जॉइंट की करते हैं। अगर ए एंड बी के नाम से अकाउंट है तो दोनों के सिग्नेचर्स लेके पैसा मिलता है, निकालना पड़ता है। पैसे जमा करने के लिए दोनों नहीं चाहिए, लेकिन पैसे निकालते वक्त दोनों चाहिए। और इसमें अगर एक का डेथ हो गया तो पैसा मिलने में थोड़ी दिक्कत आती है, वो डेथ क्लेम वगैरह का प्रोसीजर रहता है। तो वो मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, डेथ क्लेम का क्या चेंजेस आ रहा है 1 अप्रैल 2026 से। अगर हमें डायरेक्टली माइनर के नाम से अगर पैसा रखने का है, हम रख सकते हैं। और अभी एक्ट जो बोलता है बाय फादर एंड गार्डियन भी रख सकते हैं और बाय मदर एंड गार्डियन भी रख सकते हैं। यानी हमारा बच्चा छोटा है और उसके नाम से अगर पैसा रखते हैं तो नेचुरल गार्डियन जिसको बोलते हैं, वो फादर और मदर दोनों में से कोई भी चलता है। अगर कुछ उसके ऊपर लोन लेना है तो जो गार्डियन है, फादर या मदर, उसको लिख के देना पड़ता है कि दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, यानी उसकी पढ़ाई के लिए, बीमारी के लिए पैसे की ज़रूरत है, वो लिख के देना पड़ता है, तो बैंक कर्जा भी दे सकती है। सो ये मेन 4 टाइप के अकाउंट्स रहते हैं, आइदर और सर्वाइवर, फार्मर और सर्वाइवर, जॉइंट और माइनर। हमारे नीड क्या है, हमें क्या ज़रूरत है, हमारी यूटिलिटी हमको किसके लिए ऊपर करने का है, वो सोच के हमने टाइप ऑफ अकाउंट डिसाइड करने का है। स्लाइड नंबर 5, लोन। हम जब एफडीआर, रीइन्वेस्टमेंट प्लान, टर्म डिपॉजिट अगर बैंक में रखते हैं तो उसके लिए हमें लोन भी मिलता है। टर्मिनल लोन यानी टर्म लोन। अगर हमारा 1 लाख का डिपॉजिट है तो कुछ बैंक 75,000 75,000 देती है, कोई 80,000 देती है, जो भी बैंक का रूल है। हमें जितना चाहिए 80,000 मिलता है, लेकिन हमें 40,000 चाहिए तो हम 40,000 ही ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। और नॉर्मली ये जो इंटरेस्ट है वो 1 या 1.5% ज़्यादा रहता है। जो भी हमारा फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है, 1 1.5%। पहले 2% भी रहता था, लेकिन आजकल थोड़ा वो कम हो गया है। इसमें एक ख्याल में रखना चाहिए कि जब हमारा फिक्स डिपॉजिट रहता है, यानी जो डिपॉजिट में हम मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट लेते हैं, अगर हमने लोन लिया तो वो जो इंटरेस्ट है वो हमारे लोन अकाउंट में जमा होता है, वो हमें नहीं मिलता है। ये भी हमने ख्याल में रखना चाहिए। दूसरी और एक सुविधा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नॉर्मली जिनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बिजनेस टाइप जिनको चलाना है उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। ये पैसा आता है जाता है, जितना हमने पैसा यूज़ किया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है,
तो डेली प्रोडक्ट पर उसको इंटरेस्ट लगता है। यानी 1 लाख का डिपॉजिट है, हमारी लिमिट हमने सैंक्शन करके लिया 75,000 की, 75,000 की या 80,000 की, तो हम जितना भी पैसा यूज़ करेंगे उतने दिन के लिए उतने पैसे पर ही ब्याज लगता है, बाकी के ऊपर ब्याज लगता नहीं है। सो दैट इज़ दी फैसिलिटी। ठीक है ना। उसके बाद में डिपॉजिट कैसा रखना चाहिए? डिपॉजिट में करना चाहिए कि अगर मेरे पास 30 लाख है तो एक फिक्स डिपॉजिट 30 लाख की नहीं रखना चाहिए। 5-5 लाख के अगर 6 कर दिया तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि कभी हमें बीच में काम पड़ गए 2-4 लाख का, तो एक ही हम ब्रेक कर सकते, पैसा ये कर सकते। इसीलिए जो डिपॉजिट है वो हमने क्या करना चाहिए, थोड़े थोड़े छोटे अमाउंट में रखना चाहिए। 30 लाख है तो पूरे के पूरे 30 लाख में नहीं रखना चाहिए। उसके बाद में हमारी जब एफडीआर ड्यू होते हैं पेमेंट के लिए, तो बहुत सारी बैंक में ऑटो रिन्यूअल है। तो ऑटो रिन्यूअल में क्या होता है कि हमें एसएमएस तो आ जाता है, लेकिन वी जस्ट टेंड टू इग्नोर, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि अभी क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो हमें अगर रखना है तो यू परमिट इट, अदरवाइज हम बैंक में जाके बोल सकते हुए पैसा है हमारा हमारे सेविंग बैंक में बंद कर दो। अगर सेविंग बैंक का खाता नहीं है तो पे ऑर्डर बैंक आपको दे सकती है। पैसा कहाँ पर रखना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है कि जो बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा देती है, वी आर टेम्पटेड टू कीप और डिपॉजिट विद दैट बैंक, यानी हमको एक टेम्पटेशन रहता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो एक ख्याल में रखना चाहिए कि जब हम डिपॉजिट रखते हैं कोई भी बैंक में, हमारा प्रिंसिपल जो है, हमारा जो मुद्दल जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। ब्याज कितना मिलता है वो बाद में की बात है, पहले तो हमारा प्रिंसिपल शुड बी सिक्योर, ये हमारा हमने देखना चाहिए। दूसरा, एक शॉर्ट में बताता हूँ कि जो भी बैंक का इंटरेस्ट रेट, डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक से 1 या 1.5% तक ज़्यादा है वो टॉलरेबल है। लेकिन एक आधी बैंक, कोई बैंक अगर स्टेट बैंक से 3% 4% जाता है तो समझना फिर से भी गड़बड़ है। दूसरी बात, जो बैंक में हम डिपॉजिट रखते हैं वो डिविडेंड पेइंग होना चाहिए। अगर वो बैंक डिविडेंड नहीं दे रही है, इसका मतलब उसको कुछ इश्यूज है, और देन वी हैव टू बी केयरफुल, हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन 5 लाख तक एक एक नाम से तो सिक्योर्ड है, तो हमें चिंता करने का वैसा काम नहीं है। डर के मारे में पैसा डिपॉजिट बंद करो निकालो, ये डरने की बात नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए बैंक की वर्किंग के बारे में, इसलिए कहाँ पर रखना चाहिए। और दूसरा, कहाँ की कस्टमर सर्विस अच्छी है, आपको कोई अच्छी तरह से रिसीव करता है, वहाँ पर हमने जाना चाहिए। नहीं तो आप बैंक में जाते हैं, आप डिपॉजिटर हैं उनके, और यू आर जस्ट सिंपली इग्नोर्ड, आपकी तरफ कोई ध्यान ध्यान नहीं देता है, या तो बर्ताव जो है, बिहेवियर है वो रूड है, रफ है, या तो इंफॉर्मेशन बराबर नहीं देती है। मे आई हेल्प यू काउंटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंपल्सरी रखा है, तो मे आई हेल्प यू काउंटर ही नहीं है, या वहाँ पर आदमी नहीं बैठा हुआ, सिर्फ बोर्ड है, या तो आदमी बैठा लेकिन उसको कुछ मालूमात नहीं है, आपके जो सवाल है वो उसके जवाब भी आप बराबर नहीं दे सकते या गलत दे रहा है। तो ये सब आपने देख के सोचना चाहिए कि डिपॉजिट कहाँ पर रखना चाहिए, और अपने घर से कितना कन्वीनियंट है, क्या है, उसके टाइमिंग कौन से है। दीज आर ऑल द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। जब हम इंटरेस्ट के लिए कोई पत्र संस्था में, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में डिपॉजिट रखते हैं, तो हमें थोड़ी जानकारी चाहिए, उसकी एजीएम भी अटेंड करना चाहिए, उसके बैलेंस शीट भी देखना चाहिए, उनका फंक्शन भी समझना चाहिए। जिसको बिजनेस मॉडल बोलते हैं कि उनका लेंडिंग कैसा है, किसको दे रहे हैं पैसा, कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हर साल डिविडेंड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो थोड़ी मालूमात होगा तो आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी की पूरी कमाई आपने रखना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। आई डिसएग्री विथ दोज पीपल कि ज़िंदगी की पूरी कमाई वो पता संस्था में रखते हैं, और कुछ कम ज़्यादा हो गए तो तकलीफ में आते हैं। ये ख्याल में रखें कि पता संस्था जो है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल नहीं है, रेगुलेटेड एंटिटी नहीं है। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में जब बात करें तब, तो इसके लिए उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है एज ऑन डेट। वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल इफ़ यू आर कीपिंग डिपॉजिट विथ सीसीएस। तो पता संस्था में पैसा रखते हैं थोड़ा सारा
सोचना चाहिए। पोस्ट ऑफिस में भी आप डिपॉजिट रख सकते हैं, उनके भी स्कीम्स है, लेकिन पोस्ट ऑफिस आजकल पोस्ट ऑफिस की बैंक भी हो गई, वहाँ जहाँ पर अगर सर्विस आपको मिलता है तो आप रख सकते हैं वो भी एक ऑप्शन सीनियर सिटीजन्स के लिए हायर इंटरेस्ट रेट के लिए खुला है। बैंक छोड़ के दूसरे तरफ इन्वेस्ट करना है तो जब हम सीनियर सिटीजन्स होते हैं थोड़ा ख्याल में रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट किधर करने का क्या करने का है, क्योंकि हमारा जो लाइफ है वो उतना एक्टिव नहीं रहता है जितना कि यंग एज में हमारा रहता है। हमारा रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है और वी कैन ब्रेक डाउन, कुछ लॉस अगर हो गया है तो मेंटली वी कैन ब्रेक डाउन, हमें बहुत सदमा बैठ सकता है और तकलीफ हो सकती है हमें। और बहुत बार हमें जब पैसे की ज़रूरत रहती है पर्टिकुलरली मेडिकल के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो अगर पैसा टाइम पे नहीं मिला तो हमारी जान भी खतरे में आ सकती है। इसके लिए जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक के बाहर, थोड़ा सोच के कीजिए, या आपका जो लड़का या लड़की होगा उनको पूछ के कीजिए। जब हम डिपॉजिट रखते हैं तो टीडीएस के बारे में भी जानकारी चाहिए। हमारा अगर इंटरेस्ट ईयरली फिनेंशियल ईयर में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 लाख से अगर ज़्यादा होता है तो हमें टीडीएस अप्लीकेबल होता है। सेविंग बैंक के ऊपर टीडीएस नहीं लगता है, लेकिन जब हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट इनकम है वो ऐड करना पड़ता है, दो में फ़र्क है। सेविंग बैंक में टीडीएस नहीं लगता है, लेकिन जो ब्याज लगता है वो ऐड करना पड़ता है इनकम में। और फिक्स डिपॉजिट कोई भी हो, री इन्वेस्टमेंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, अगर 1 लाख से ज़्यादा होता है तो टीडीएस इज अप्लीकेबल। तो ये हमने ख्याल में रखना चाहिए। बहुत बार हमें बैंक में से एसएमएस भी आता है, तो अगर हमने जो रिक्वायर्ड फॉर्म है हमारा टीडीएस नहीं काटने के लिए, तो वो भी हम सबमिट कर सकते हैं। वो ईयरली सबमिट करना पड़ता है। बैंक आपको बताएगी कौन सा फॉर्मेट है, इट ऑल डिपेंड्स। तो वो फॉर्मेट जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं बैंक को ईयरली। अभी मोबाइल का जो रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में भी आपने ख्याल देना चाहिए, क्योंकि मोबाइल रजिस्ट्रेशन जो है आजकल फ्रॉड की एंट्री पॉइंट हो गया, क्योंकि जो भी हमारे डिजिटल बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस है वो मोबाइल के थ्रू होते हैं, और हमारा मोबाइल नंबर ही अगर गलत रजिस्टर हो गया या किसी ने कर दिया है, हमारे बैंक में पैसे जा सकते हैं। इसलिए हम जब बैंक में जाते हैं तो कंफर्म करो कि कौन सा मोबाइल नंबर वहाँ पर रजिस्टर हुआ है। तो हमारी सुरक्षा के लिए ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं तो ऐप यूज़ करते हैं, बहुत बार ऐप के थ्रू पैसा भेजते हैं, तो बहुत कॉशियस रहना चाहिए। हमारा जो पासवर्ड या ओटीपी आता है वो शेयर नहीं करना चाहिए। हमारा मोबाइल ओपन होता है पासवर्ड से, वो भी शेयर मत कीजिए, या ओटीपी आता है वो भी मत शेयर कीजिए। बहुत बार हमें कोई फ़ोन कॉल आता है जिसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं कि यहाँ आने आपको डराते हो, ये आपका कोई क्लोज रिलेटिव बोलो, लड़का बोलो, मिस्टर बोलो, कोई कस्टम्स में पकड़ा है उसको, या कोई सीरियस क्राइम में उसको अरेस्ट हो रही है, ऐसे टाइप के फ़ोन आते हैं। आप थोड़ा वो ऐसे टाइप के फ़ोन आ गए तो यू डोंट रिस्पॉन्ड एट ऑल, यू ट्रस्ट योर फैमिली मेम्बर। तीसरे कॉल के ऊपर ट्रस्ट मत करो, वो आपको अंडर प्रेशर आपसे गलत काम करके लेके पैसा ट्रांसफ़र करके ले सकते हैं। इसलिए ये डिजिटल अरेस्ट के बारे में अवेयरनेस के लिए बहुत सारे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मैसेजेस दे रही है, तो आप वो भी देखिए। लेकिन किसी का भी फ़ोन हो, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट के बारे में अगर कोई भी फ़ोन आ गया, या तो बहुत बार हैक हो जाता है फ़ोन, और डिमांड करते हैं आपके फ्रेंड्स के नाम से कि पैसा मुझे ज़रूरत है, पैसा भेज दो, तो डोंट रिस्पॉन्ड अनलेस यू कंफर्म विथ हिम। तो ये सब चीज़ें डिजिटल बैंकिंग के लिए बहुत सुविधा हो गई हमें ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स के लिए, लेकिन उतना ही रिस्की है। तो मैं एक आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, इट इज़ अप टू यू, कि जो सेविंग बैंक में हम डिजिटल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी ऐप यूज़ करते हैं बैंक का या भीम ऐप, जो भी ऐप है, तो उसमें जो बैलेंस है वो आपकी जो नीड है उतने रखो,
और दूसरे बैंक में जो आपका एसबीआई अकाउंट है उसमें ज़्यादा बैलेंस रखो। जो अकाउंट में आप इंटरनेट के थ्रू नेट बैंकिंग करते हैं या ऐप के थ्रू बैंकिंग करते हैं, डिजिटल बैंकिंग करते हैं, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट जो है 30-40-50 हज़ार बैलेंस रखो, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। और आपके पास सरप्लस अमाउंट है वो दूसरे बैंक के एसबीआई में अकाउंट में रखी है, वो जहाँ पर आप ये ऐप यूज़ नहीं करते, तो यू आर मोर सिक्योर्ड इन दैट सेंस। हम बहुत बार लॉकर्स भी लेते हैं, हमारे जो भी ऑर्नामेंट्स है गहने रखने के लिए या इम्पोर्टेंट पेपर्स रखने के लिए। तो लॉकर्स, जब लॉकर हम देते हैं तो लॉकर्स का रेंट जो है वो रेगुलर देना चाहिए। हमारा अगर एफडीआर है तो हम स्टैंड इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, ये एनुअल रेट आप ले लो करके। अगर हमने ऑपरेट नहीं किया, रेंट रेगुलर जा रहा लेकिन हमने ऑपरेट नहीं किया, तो बैंक आपको आपका लॉकर ब्रेक ओपन कर से 7 साल के बाद। और आपने 3 साल अगर आपने रेंट नहीं दिया तो बैंक आपका लॉकर ब्रेक ओपन कर सकती है। इसलिए ऑपरेशंस और लॉकर का बहुत ज़रूरी है। आपका लॉकर अगर ऑपरेट हो रहा है तो आपको एसएमएस आना चाहिए बैंक में से कि ये आपका ये नंबर का लॉकर ऑपरेट हो रहा है। लॉकर में हम हजार्डस चीज़ जो है वो नहीं रख सकते हैं। लॉकर जो स्ट्रांग रूम है उसके अंदर सीसीटीवी होना नहीं चाहिए। आप थोड़ा वो भी ध्यान में रखिए, क्योंकि उसका मिसयूज़ हो सकता है। सीसीटीवी अगर बैंक ने लगाया तो गलत है, आरबीआई का परमिशन नहीं है उसके लिए। तो लॉकर्स के बारे में एक और जानकारी बहुत कम लोगों को मालूम है कि लॉकर्स में आप आपका एक्सटर्नल लॉक यूज़ कर सकते हैं। स्टीलेसर की कंपनी जो है वो एक्सटर्नल लॉक के लिए प्रोविजन है, तो आपने ज़रूर वो यूज़ करना चाहिए, अच्छा लॉक यूज़ करना चाहिए। पर गोदरेज सर की जो कंपनी है वो थर्ड लॉक की जो प्रोविजन वो इनबिल्ट है। आप अगर देखें तो दो जो होल्स है, की होल्स ऊपर रहते हैं, तीसरा नीचे रहता है। वो तीसरा लॉकर आपने ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आपका फिर परफेक्ट कंट्रोल होता है। बैंक में अगर कोई कर्मचारी हो डाउटफुल इंटीग्रिटी का, मैलिफाइड इंटेंशन से वो कुछ गड़बड़ कर सकता है, लॉकर में का जो है वो जा भी सकता है कुछ पैसा या ऑर्नामेंट्स। इसके लिए एडिशनल प्रिकॉशन लेना चाहिए। थर्ड लॉक जो भी कॉस्ट है उसकी 1000-2000 वो दे के जरूर लेना चाहिए। तीसरी बात, अगर लॉकर के अंदर में बैंक की गलती से हमको लॉस हो गया तो जो एनुअल रेंट है, तो एनुअल रेंट के 100 टाइम्स कॉम्पेंसेशन हमें मिल सकता है। तो उससे ज़्यादा भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था, क्योंकि डिफाइंड नहीं है। लॉकर होल्डर जो है वो रेंट बेसिस पे है और बैंक लैंडलॉर्ड है। जैसा कि हमने हमारा अगर एक आधा मकान किराए पे दिया तो किराएदार के घर पे अगर चोरी हो गई तो मालिक जिम्मेदार नहीं। दैट वाज द एटीट्यूड। लेकिन अभी आरबीआई ने नया एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोला है। हर एक बैंक को पता है, आपके बैंक ने अगर नहीं चेंज किया होगा तो नए जो फॉर्मेट है, आईबीए का फॉर्मेट है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट सब बैंक के लिए लागू कर दिया है। उसके ऊपर सिग्नेचर बैंक ने लेना चाहिए, आपने देना चाहिए, और 100 टाइम्स कॉम्पेंसेशन आपको मिल सकता है। जो इलिटरेट लोग हैं, जिनको लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता, तो वो बाएं हाथ का अंगूठे से अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। बैंक ने उनको सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, और विटनेस भी लेना चाहिए। दूसरी बात, हॉस्पिटलाइज अगर हम हो गए तो हमने अगर रिक्वेस्ट किया तो बैंक ने पेमेंट के लिए पैसा अगर चाहिए तो बैंक हॉस्पिटल में आके भी हमें पैसा देने चाहिए हॉस्पिटल को। जो सीनियर सिटीजन्स है उसके लिए बैंकिंग सर्विसेज एट डोर स्टेप करके आरबीआई का डायरेक्शन है। हमारी रिक्वेस्ट पर हमने अगर बोला कि हमें 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट पीरियड के ला के दो तो ला के देंगे, या हमें 30,000 की कैश चाहिए तो आपके घर पे आके बैंक वाला कैश ला के दे सकता है, देना पड़ता है उसके। लेकिन उसके लिए बैंक चार्जेस लगाएगी, उसके जाने आने का जो भी खर्चा है, जो भी रिस्क है उसके अंदर, उसके लिए बैंक चार्जेस लगा सकती है। वो भी हमने ख्याल में रखना चाहिए। लेकिन इट इज़ योर राइट, आपने अगर सीनियर सिटीजन करके रिक्वेस्ट किया तो बैंक को होम सर्विस जिसको हम बोल सकते हो देना पड़ता है विथ कॉस्ट। वैसे ही जो फिजिकली हैंडीकैप है, अगर बहुत सारे सीनियर सिटीजन कोई तकलीफ हो तो आरबीआई ने बोले कि रैंप होना चाहिए, यानी व्हील चेयर के साथ आप बैंक के अंदर जा सकते हैं, एटीएम रहो या बैंक रहो।
अगर वो ग्राउंड फ्लोर पे है तो। आ, अभी अभी माहौल थोड़ा बदल रहा है, सोशल जो माहौल है वो चेंज हो रहा है। कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ फैमिलीज में जो लड़के या लड़की है अपने पेरेंट्स के, माँ बाप की जो भी देखभाल करना चाहिए वो नहीं करते। अगर सीनियर सिटीजन पेंशनर नहीं है, उसको पैसा नहीं मिल रहा हर महीने में, लेकिन उसका पास उसके नाम का मकान है, तो वो मकान गिरवी रख के उसको मंथली पैसा भी मिल सकता है। कुछ बैंक में स्कीम है, इसको रिवर्स मॉर्गेज बोलते हैं। 15 साल के लिए पर्टिकुलर मंथली उनको वो मिल सकता है। अगर हमारी डेथ होने के बाद, सीनियर सिटीजन की डेथ होने के बाद लड़का या लड़की उनको अगर वो मकान चाहिए, तो बैंक का पूरा पैसा वो विथ इंटरेस्ट पे करने के बाद उनको मकान फर्स्ट प्रायोरिटी पे मिल सकता है। तो ये भी एक सुविधा है। अगर अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे अगर ओल्ड एज में नहीं साथ दे रहे, तो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अवेन्यू है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अ, हम सीनियर सिटीजन ने नॉमिनेशन के बारे में बहुत पर्टिकुलर रहना चाहिए। नॉमिनेशन की फैसिलिटी जो आज है, वो हिसाब से नॉमिनेशन रखना ही चाहिए, क्योंकि नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर नॉमिनेशन नहीं रहा तो हमारे जो लीगल हेयर्स है उनको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकती है। अभी डेथ क्लेम के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया सर्कुलर निकाला है, अभी 2 दिन ही हो गए। 1 अप्रैल 2026 से वो लागू होने वाला है। उसमें क्या क्या आने वाला है आपको बताओ तो आपको ख्याल में आएगा, तो कीप इट इन माइंड। तो डेथ क्लेम के में उन्होंने लिखा है कि अगर हमारा फिक्स डिपॉजिट 3 नाम से है, तो तीनों ने पहले ही कंसेंट देना चाहिए कि हमारे में से किसी की डेथ हो गई तो बाकी के 2 लोगों को लिए पेमेंट करो। ये हमने वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चेंज करना पड़ेगा बैंक को, और उसके अंदर हमने कंसेंट देना चाहिए। आज वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसके बाद में प्री मैच्योर क्लोजर का भी हमने परमिशन देना चाहिए, अगर जॉइंट होकर होगा तो, वेदर इट इज आइदर और सर्वाइवर जो भी है जॉइंट हो। तो एक सुविधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है कि दिक्कत आती है। ये जो डेथ क्लेम है उसमें बहुत बार क्या होता है कि कुछ पैसा हमें डेथ क्लेम सेटल होने का बैंक अकाउंट बंद करती है, और बाद में को अगर कुछ पैसा आता है तो बहुत दिक्कत होती है। बैंक उनको बोल देते हैं कि अकाउंट को क्लोज हो गया, वो पैसा वापस जाता है। वो अगर आपका ग्रेचुइटी का पैसा हो या और कोई डिविडेंड का पैसा हो, कोई इन्वेस्ट किया होगा तो बैंक इन्फॉर्म कर देती है, वापस कर देती है पैसा, तो दिक्कत आ सकती है। इसीलिए ये जो नॉमिनेशन का फैसिलिटी है वो सब तरफ जहाँ जहाँ फैसिलिटी है उसकी वो सुविधा अपने उपलब्ध करना चाहिए। अभी आरबीआई का जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस आ गया, जो डेथ क्लेम के सर्कुलर में के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्लियर लिखा है कि बैंक ने जो भी नॉमिनी है उसको तो देगी, जो फंड्स होगा तो फंड देगी, या लॉकर होगा तो लॉकर देगी। लेकिन राइटिंग में उसको इन्फॉर्म करेगी बैंक, उसका एक्नॉलेजमेंट देगी कि जो पैसा नॉमिनी करके उसको मिल रहा है वो ही इज़ अ ट्रस्टी, वो उसका पैसा नहीं है। जो भी लीगल एयर्स है, जो जिसका डेथ हुआ, उसको उनको उनका पैसा देने की जिम्मेदारी वो नॉमिनी की है। ये डिक्लेरेशन बैंक उससे लेगी, और उसका साइन डिक्लेरेशन बैंक के पास रहेगा। तो नॉमिनी कभी भी ओनर नहीं होता है, नॉमिनी ट्रस्टी रहता है, और जो भी उसके लीगल हेयर्स है, वारिस है, उनको उसको पैसा देना पड़ेगा। ये नया गाइडलाइंस है 1 अप्रैल 2026 से, तो ये भी हमने ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद में इंश्योरेंस जो है, तो कुछ बैंक में ग्रुप इंश्योरेंस रहता है। आपका अगर सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपको डेथ के बाद कुछ पैसा मिल सकता है। कुछ बैंक में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी इंश्योरेंस रहता है। तो बहुत बार डेथ होने के बाद डेथ क्लेम एसबीआई अकाउंट का, एफडीआर का होता है, लेकिन जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उसमें पैसा मिलता है, वो हम क्लेम नहीं करते। तो ये भी हमें सोचना चाहिए। और मेरी आपको सबको रिक्वेस्ट है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते जाइए, क्योंकि ये क्लेम के वक्त बहुत एक्सीडेंट और डेथ के वक्त बहुत काम आता है। और आपका नील रिटर्न होगा, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट किया तो भी इट इज़ बेनिफिशियल। ऐसे अगर कुछ होती है घटना, दुर्घटना, तो पैसा ज़्यादा मिल सकता है। बहुत बार जब हम बैंक में जाते हैं
तो हमें हमारे हिसाब से सुविधा नहीं मिलती है। तो हमें कंप्लेंट करने का है, तो हमें मालूम नहीं रहता कि कहाँ पर कंप्लेंट करने की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दिया है कि बैंक के इंटरनल सिस्टम पहले तो आप ब्रांच मैनेजर के पास जाओ, वहाँ पर लिखा रहता है रिड्रेसल मैकेनिज्म में। तो ब्रांच मैनेजर आपकी जो भी कंप्लेंट है वो एक्नॉलेज करेगा, और वो आपकी जो डिफ़िकल्टी है कंप्लेंट है सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर ब्रांच लेवल पे नहीं होता तो आप हेड ऑफिस को किसको कंप्लेंट करना चाहिए, उसका नाम वगैरह सब जो ब्रांच है वो नोटिस बोर्ड पे लिखा रहता है, उसको आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपकी फिर भी 30 दिन के बाद भी आपकी कंप्लेंट अगर नहीं हुई सेटिस्फाई, तो बैंक के हर एक बैंकिंग हॉल में ओम्बुड्समैन करके अभी उसको इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम बोलते हैं, उसके तहत आप कंप्लेंट कर सकते हैं। नॉर्मली रिजर्व बैंक के जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं वो इंचार्ज रहते हैं, वो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, और वहाँ पर आपको विटनेस करके नहीं जाना चाहिए। आप जो पेपर जो सबमिट करते हैं वो पेपर का प्रूफ ही आपको भेजना पड़ता है, यानी आपके क्या कंप्लेंट है, आपने बैंक को कब दिया, बैंक का क्या जवाब आया या नहीं आया, ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ता है। और उसके ऊपर ओम्बुड्समैन आपको आपके फेवर में नॉर्मली, क्योंकि वो आपके कस्टमर्स के लिए ही है, कस्टमर ग्रीवेंस के लिए है, तो नॉर्मली आपकी कंप्लेंट वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन आपकी बेसलेस अगर कंप्लेंट है, प्रिजुडाइज माइंड से या इग्नोरेंस से है, तो शायद आपको रिड्रेसल नहीं मिल सकेगा। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है कंप्लेंट की बेसिस जो है उसके ऊपर ओम्बुड्समैन एक्शन लेता है, और आपको राइटिंग में आता है, बैंक से भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने कंप्लेंट दिया तो बैंक को पेनल्टी देती है, डायरेक्शन देते हैं, लेकिन वो बैंक को भी पूछते हैं कि ऐसी ऐसी कंप्लेंट आई है, आपका क्या कहना है। दोनों की राइटिंग में बात सुन के, ओरल नहीं चलता है, विटनेस नहीं होता है इसके अंदर। आपका राइटिंग में कंप्लेंट, बैंक का रिटर्न सबमिशन, दोनों पढ़ने के बाद दे ट्राई टू ओम्बुड्समैन ट्राई टू रिकंसाइल कि उसके वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आपके लिए ये भी सुविधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। उसका भी आप, अगर इफ़ यू आर डिससेटिस्फाइड, आपको समाधान नहीं हुआ आपके क्वेरी का, कंप्लेंट का, तो ये भी आपको सुविधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। मेरे ख्याल से ये जो आज का जो वीडियो है ये सब सीनियर सिटीजन्स के काम आएगा। बेसिक नॉलेज मैंने शेयर करने की कोशिश किया है। हर एक के घर में सीनियर सिटीजन्स रहते ही हैं, सीनियर सिटीजन्स के दोस्त भी सीनियर सिटीजन्स रहते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो MDR रिसर्च चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड भी कीजिए आपके दोस्त को या रिश्तेदार को। थैंक यू वेरी मच।